नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। देश भर में कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देख रीवा जोन के आईजी व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे गए। सूबेदार अखिलेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि मास्क न पहनने वाले लोगों पर 100 रुपए प्रति व्यक्ति का चालान काटा जा रहा है और साथ ही मास्क पहनने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शहर के भीड़भाड़ इलाके शिल्पी प्लाजा में यह कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 30 चालान काटे गए हैं। सर, आज चालान कार्रवाई की जा रही थी, शुरू से क्या देखा जा रहा है? देखिए, आईजी सर, एसपी सर और डीएसपी ट्रैफिक सर के निर्देशन में लगातार कोरोना के चलते चालानी कार्रवाई की जा रही। मास्क लगाने वालों की, ना लगाने वालों की तो हिदायत दी जा रही है कि मास्क लगाएं, और जो नहीं लगाता उनका प्रति व्यक्ति के 100 रुपये के मान से चालान काटा जा रहा है। अभी तक 30 चालान मैंने काटे हैं यहाँ पर। कल भी लगभग 36 चालान काटे गए थे। देखा जा रहा है कि मास्क बिना लगाए बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, जबकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे अवेयरनेस कम है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप मास्क लगाएं। कम से कम आपसे दूसरे सुरक्षित रहेंगे, दूसरों से आप सुरक्षित रहेंगे। आज देश भर में सिख समुदाय के द्वारा गुरु नानक देव जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में रीवा में भी अमैया स्थित गुरुद्वारे में भजन कीर्तन के साथ गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई। गुरुद्वारा समिति प्रबंधन के अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु नानक देव किसी दूसरे धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि भारतवर्ष की कुरीतियों को खत्म करने के लिए मानव जीवन को किस तरह से सदुपयोग करना है, इसका उपदेश दिया। साथ ही कई यातनाएं भी सही। समिति अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण प्रभात फेरी का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया है, बल्कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई और बड़े ही धूमधाम से गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस जयंती में देश भर में लंगर की व्यवस्था की जाती है, जिसमें लाखों लोग इस लंगर में सम्मिलित होते हैं। आज श्री गुरु नानक देव जी का 551वां जन्मोत्सव है, जिसे हम प्रकाश पर्व भी कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म आज से 551 वर्ष पूर्व तलवंडी गांव में, जो इस समय के पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने भारतवर्ष की जो कुरीतियां थीं उनको ख़त्म करते हुए किसी मनुष्य के जीवन को किस तरह से सहज ढंग से जीना चाहिए, इसका उपदेश समस्त मानवता को दिया। उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। वो बगदाद तक गए और ऐसा कहा जाता है कि वो इटली, रोम तक जाकर के उन्होंने जो दास प्रथा थी उसके विरुद्ध भी आवाज़ अपनी उठाई। उनके 3 मुख्य उद्देश्य थे, जिन्हें हम गुरु नानक देव जी के उपदेश कहते हैं। किर्त करो, नाम जपो, वंड छको, यानी कि कर्म करो। ऐसा उपदेश श्री कृष्ण जी ने गीता में भी दिया था कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। और उनका कहना था नाम जपो, प्रभु ईश्वर के नाम को हमेशा स्मरण रखो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे समस्त मानवता में बांट कर उसे खाए। अगर गुरु नानक देव जी के इन उपदेशों पर सारी मानवता चले तो पूरे विश्व में कोई ना तो भूखा रहेगा और ना ही कोई गरीब रहेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था की जाती है। पूरे विश्व में इस समय सिर्फ 2.5 करोड़ सिख हैं, लेकिन प्रतिदिन गुरुद्वारों में 8 करोड़ लोगों को हम लंगर खिलाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। कोरोना काल के कारण कुछ असर पड़ा? कोरोना काल के कारण कुछ असर देखने को मिला इसका? कोरोना काल में भी सिखों ने गुरुद्वारों के थ्रू हम लोगों ने लंगर की सेवा की। जब कोरोना काल में बहुत सारे हमारे मजदूर भाई इधर से उधर जा रहे थे तो हमने इसी गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था की और उन मजदूरों को, उन गरीबों को जिनको खाने की व्यवस्था नहीं थी, वो सारी व्यवस्था हमने की है। कोरोना काल में निश्चित रूप से
कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन हम पूरी सावधानी के साथ मास्क लगाकर सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है और साथ साथ ये हमें कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ही सारे प्रोग्राम हमने आयोजित किए हैं और निश्चित रूप से हम सारी सावधानियां बरत रहे हैं। हर साल जुलूस भी निकाला जाता था, जुलूस हमने स्थगित कर दिया कोरोना की वजह से। इसके साथ साथ प्रभात फेरी को भी हमने स्थगित किया और लंगर जो सब लोग एक साथ बैठ के खाते थे वो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धीरे धीरे करके लोग लंगर खाएं और धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर जाएं ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो सके। भजन कीर्तन के बाद आप आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? भजन कीर्तन के बाद यहाँ लंगर की व्यवस्था होती है, सब लोग लंगर खाएंगे और उसके बाद अपने घरों को चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिपाल सिंह भाटिया। शहर के खुटेही स्थित क्षमा होटल के पास हार्टफुलनेस योग ध्यान एवं यौगिक चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं सांसद जनार्दन मिश्रा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यौगिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचे विधायक राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि योग मानव जीवन के लिए एक लाभदायी प्रक्रिया है, जिसको करने से विभिन्न प्रकार की बीमारी से निजात मिलता है। साथ ही रीवा की जनता से अपील करते हुए कहा कि योग जरूर अपनाएं, योग सीखने और अभ्यास करने की कोशिश करें। जब योग आपके डेली रूटीन में आएगा तब योग करने से आपको आनंद आएगा, आपको इसके कई फायदे भी होंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि योग करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगों की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और आंतरिक शक्ति प्रदान होगी, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज यहाँ पे रीवा में योग केंद्र की स्थापना प्रदीप मिश्रा जी ने की है। प्रदीप मिश्रा जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। योग के मामले में बहुत ही कुशल शिक्षक के रूप में वो जाने जाते रहे हैं। घरों में जा के लोगों को योग सिखाना, जल नीति से लेके सूत नीति और जो कठिन विधाएं हैं लेकिन जो मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक हैं, उसके वो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। और आज चूँकि उनके नेतृत्व में यहाँ पर योग केंद्र की स्थापना हो रही है, इसका लाभ रीवा की जनता को मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर यहाँ पर योग गुरु रामाधार विश्वकर्मा जी और पतंजलि समूह के जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय DL सिंह जी भी उपस्थित हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा इस क्षेत्र का जो परिवार है वो सारा यहाँ पर उपस्थित है। निश्चित रूप से सफल होंगे। योग शिविर के माध्यम से आप रीवा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? योग शिविर के माध्यम से, इस शिविर के माध्यम से हाँ, आज जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से रीवा की जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि योग को अपनाएं और योग सीखने की और उसका अभ्यास करने की कोशिश करें। कुछ दिनों के बाद योग करने में बहुत आनंद आएगा। फिर 1 घंटे 1.5 घंटे आप योग कर सकेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और चुनौतियों का सामना करने में आप सफल रहेंगे। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले भोपाल से लव जिहाद का मामला उजागर हुआ था और अब रीवा में भी लव जिहाद जैसा ही कुछ मामला उजागर हो रहा है। आपको बता दें कि 5 नवंबर को नामदेव परिवार की किशोरी को घोघर निवासी एक मुस्लिम युवक के द्वारा भगा ले जाने के बाद किशोरी की मां दर-दर भटक रही है। किशोरी की मां का आरोप है कि पुलिस के द्वारा शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किशोरी के मां ने बताया कि 5 नवंबर को उसकी 21 वर्षीय बेटी को आशिक खान नामक युवक अपने साथ भगा लेकर गया। उसे भगाने में रूबी नामक महिला का भी हाथ था। पीड़िता की मां ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को जानकारी भी दी गई है और उन्होंने कहा है कि अगर रूबी खान से पूछताछ की जाएगी तो उसकी बेटी का पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरे मामले को लेकर अब पीड़िता महिला थाने व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रही है। हालांकि पुलिस का इस पर कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि मामला लव जिहाद का है या नहीं। पतासाजी की जा रही है और कार्रवाई करने और युवती के मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवती मुस्लिम युवक के साथ है या फिर किसी और के साथ। तो ये श्री कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 तारीख को एक लड़की नाबालिग लापता हुई थी, क्या मामला है सर? नहीं, नाबालिग लड़की नहीं है। लड़की की उम्र करीब 21 वर्ष के आसपास है और उसमें गुमइंसान दर्ज है और गुमइंसान की पतासाजी की जा रही है। परिजनों ने कुछ शंका व्यक्त की है कि लड़की हमारी जहाँ सिलाई का काम सीखने जाती थी जिस जगह पर, उस जगह पे ही कुछ लड़के भी आते थे। उसमें से एक लड़की के ऊपर उन्होंने शंका व्यक्त की थी। थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा
उस लड़के के परिजनों को और उसको सबको बुला के पूछताछ की गई है। वो लड़का भी गायब है, ऐसा संदेह है कि हो सकता है कि वो लड़का लड़की साथ में ही हो। लव जिहाद से रिलेटेड अभी तथ्य क्लियर नहीं हो पाया है। जब वो लड़की मिल जाएगी, उसका कथन हो जाएगा, उससे फिर क्लियर होगा कि लड़की वास्तव में उस लड़के के साथ या किसी और के साथ। संदेही लड़के का नाम क्या है अब वो जो है उजागर नहीं कर रहे हैं, अभी उसमें पतासाजी कर रहे हैं। मेरा नाम राज पांडे है। मैं बजरंग दल का सुरक्षा के दायित्व में हूँ और एक मामला आया हुआ है, ये सिटी कोतवाली का है। ये लड़की है स्वाति नामदेव, जो यहाँ सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रहती है। एक आशीष अंसारी नाम का कोई व्यक्ति है, लड़का है, तो वो अपने जाल में उसे बहला फुसला करके उसे लेकर के कहीं चला गया है। ये घटना 5 तारीख की हो गई है और अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। परिजन थाने गए, कई बार थाने गए, एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए, एडिशनल के यहाँ आवेदन दिए, इस तरह से कई प्रशासनिक अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला। ना कोई अभी तक ये जानकारी आई है कि उसको वो कहाँ है लड़की, क्या कर रही है, किसके साथ गई है। यहाँ तक कि परिजनों से भी पूछताछ नहीं हुई है। अभी हम लोग आए हुए थे एसपी साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए, एडिशनल साहब से मेरी बात हुई, अभी उनको अवगत करा दिया गया है। ये 5 तारीख को लापता हुई है, मतलब आज 25 तारीख हो गए, 25 दिन हो गए, 30 तारीख है आज। और लव जिहाद पे कानून बन रहे हैं, कठोर कानून बना हुआ है, लेकिन यहाँ का प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं है। चाहिए कि आप जांच करिए, आप लड़के के घर वालों से को उठाइए, उनसे बात करिए। जो जिस लड़की के घर के बगल में जो सिलाई का काम करती थी, कोई अंसारी है, उससे आप पूछताछ करिए, तो सामने स्पष्ट आएगा, कोई ना कोई क्लू सामने आएगा और आप लड़की तक पहुंच जाएंगे। और आज कहाँ है लड़की, परिजन भटक रहे हैं, संगठन आज खड़ा हुआ है साथ में, फिर भी आज प्रशासन के भाव नहीं रह रही है। आज पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। संगठन की तरफ से आप क्या चाह रहे हैं? संगठन की तरफ से ये है कि अगर आज हम लोग आए हुए हैं, एडिशनल से अपनी बात भी हो गई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही कार्यवाही कर रहे हैं, इसमें पूछताछ कर रहे हैं, लड़की के घर वालों, लड़कों के घर वाले से पूछताछ कर रहे हैं। और अगर 1-2 दिन के अंदर नतीजे अच्छे नहीं आए तो संगठन बाध्य होगा, यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा और जो भी करना होगा, उचित होगा, वही संगठन करेगा। सिंगरौली जिले में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए कुछ युवा कबाड़ से जुगाड़ में लगे हुए हैं। इन युवाओं ने घर से निकलने वाले कचरे से पार्क को सजाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पूरे पार्क की बदहाल सूरत बदलने लगी है। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो नज़ारा देख रहे हैं, सिंगरौली जिले के बैढ़न जिला मुख्यालय में स्थित बाल उद्यान का है। इसकी यह बदली सूरत कुछ युवाओं की सोच का नतीजा है। असल में सिंगरौली जिले के कुछ जागरूक युवाओं के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना घर और दुकानों से निकलने वाले कचरे में से कुछ चीजें निकालकर पार्क को सजाया जाए। बस फिर क्या था, यह सभी युवा जुट गए और देखते ही देखते पार्क की सूरत बदलने लगी। कबाड़ में पड़े टायर जहां पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, वहीं प्लास्टिक की बोतलों का एक पूरा पेड़ खड़ा कर दिया गया है। इन युवाओं ने इतना ही नहीं, पार्क में इधर उधर टूटे फूटे झूलों में भी नई जान डाल दी। युवाओं का मानना है कि इससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी आएगी, कचरे का उपयोग भी होगा और स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य भी पूरा यहाँ हो पाएगा। वाकई बेहद शानदार पहल और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि ऐसे ही पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर में कराया गया है। मध्य प्रदेश में यह दूसरा ऐसा पार्क है जहां पर घर से निकलने वाले कचरे को डेकोरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक 4R का एक मेथड है, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक 4R का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उसका मतलब ये है कि जैसे 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिफ्यूज़। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। तो हम उन चीज़ों को क्या करें, या तो रिड्यूस कर लें या उसको किसी और तरीके से प्रयोग में लेके आकर अपने दैनिक जीवन में फिर से उपयोग में ले आएँ, रीयूज़ कर लें, या उसकी जो उपयोगिता है उसको थोड़ा सा कम करें जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, या फिर हम उस चीज़ों को उपयोग ही ना करें जो हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ख़राब चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है 4R से रिलेटेड है। और हमारा ये जो चाचा नेहरू पार्क था, हमारे शहर में जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें बहुत सारे कचरे हैं जो हमारे शहर से ही आते हैं, लोगों के माध्यम से ही आते हैं। हमने सोचा कि पूरे प्रदेश में अभी सिर्फ एक ही 4R पार्क डेवलप हुआ है जो इंदौर में बना हुआ है, और इस संभाग में ये पहला था और पूरे प्रदेश में दूसरा इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव किया गया है। एक नवाचार होता है कि हम कोई नई चीज़ करें अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नागरिकों के लिए, जो उससे एक संदेश दे सकें। उसी का एक नमूना है इस चाचा नेहरू पार्क को हम लोगों ने 4R पार्क के मेथड से डेवलप करना शुरू किया है। आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य यही है कि हम कैसे पुरानी और ख़राब वस्तुएं जो फेंक दी जाती हैं उसका उपयोग हम कैसे अपने दैनिक जीवन में
फिर से सुनिश्चित। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में आज धूमधाम से गुरु नानक देव की 551वीं जन्म जयंती मनाई गई। नौरोजाबाद के गुरुद्वारा परिषद के अंदर हर वर्ष सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाता था और भंडारा संचालित होता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए गुरुद्वारा परिषद के बाहर ही भंडारे का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। गुरु नानक को सिख समुदाय के गुरुओं में पहला गुरु माना जाता है। गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, तभी से इस दिन को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में भी मानते हैं। गुरु नानक जी सिखों के गुरु होने के अलावा समाज सुधारक भी थे। आज के दिन गुरु नानक जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल जिले के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय, जहां पहले से ही कई बच्चों की मौत के मामले उजागर होते रहे हैं और इसको लेकर अस्पताल सुर्खियों में रहा है, वहीं एक बार फिर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। अस्पताल के एसएनसीयू और पीआईसीयू में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में एसएनसीयू और पीआईसीयू में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं एक बच्चे ने रविवार की सुबह दम तोड़ दिया। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई है। मामले में सीएमएचओ ने कमेटी गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। जिला चिकित्सालय के बाहर बैठकर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया है। पहले भी मामले की जांच हो चुकी है। जांच पर प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई करते नहीं दिख रहा है। जिला चिकित्सालय में 4 माह से लेकर 3 दिन के 4 नवजातों की बीते 24 घंटे में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं रविवार सुबह एक और बच्चे की मौत से स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान लग गया है। मरने वाले बच्चे बुढ़ार इलाके के अर्झुली गांव के हैं। 4 माह का बच्चा पुष्पराज, सिंहपुर के बोडरी का 3 माह का बच्चा राजकोल, 2 माह का प्रियांश शामिल है। ये सभी पीआईसीयू में भर्ती हैं। वहीं उमरिया जिले के 3 दिन की निशा की एसएनसीयू में मौत हुई। इन नवजातों की मौत से एक बार फिर शहडोल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में भी 24 घंटे के भीतर 6 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को शहडोल आना पड़ा और उन्होंने कार्यवाही करते हुए सिविल सर्जन व सीएमएचओ को हटाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ था। वहीं एक बार फिर 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत के मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। मैं रोहित चौधरी शहडोल जिला बुढ़ार का रहने वाला हूं और मेरी बहन का लड़का हुआ था जिसको शहडोल में भर्ती किया गया था और उस बच्चे को डॉक्टर लोग पहले बार में थोड़ा बहुत चेक किए, उसके बाद 24 घंटे में उसकी इलाज अच्छे से न होने के कारण, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हो गई। और मैं जिला प्रशासन से लोगों से यही मांग करता हूं कि सख्त से सख्त इन डॉक्टरों के साथ कार्रवाई हो। सर, पिछले 24 घंटों में ये कहा जा रहा है कि जिला अस्पताल में जो एसएनसीयू है और एक जो बच्चों की पर उसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में अभी मुझे संज्ञान में आया है और कि एक मृत्यु एसएनसीयू में और 3 बच्चों के अन्य वार्डों में मृत्यु हुई हैं। ये बात 27 तारीख की। इस पर हमने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और एक कमेटी बना करके उनको 3 दिन का समय दिया गया है और विधिवत जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई त्रुटि पाई जाती है तो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, और अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो उनको सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाएंगी। प्रथम दृष्टया सर, बच्चों की मौत का कारण क्या आया है? प्रथम दृष्टया एनालाइज करने पर पता चलता है कि एक बच्चा तो उमरिया जिले से जो कि 1 दिन का ही था, वो नवजात बच्चा यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ के कारण गंभीर अवस्था में रेफर किया गया था। उसको श्वसन में सपोर्ट, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने की, वेंटिलेटरी सपोर्ट देने की कोशिश में 1 महीने तक, 1 दिन तक, 24 घंटे तक बच्चा सर्वाइव किया और फिर अंततः नहीं बच सका। बाकी 3 बच्चे एसएनसीयू में नहीं थे, वो बच्चों के अन्य वार्ड में थे, पीआईसीयू में, और वो काफ़ी विलंब की स्थिति से गंभीर अवस्था में लाए गए थे, जो 5-6 घंटे से अधिक सर्वाइव नहीं कर पाए। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।